पार्ट 2। आनंद यादव जूझ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो बाबा के समय था, वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती में खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने पर कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसी उसी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और 2 का गुड़ बहुत आता था और हमारे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए। आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहला सूअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ ने मन में जंगली सूअर बहुत गहराई से माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब मऊआ मतलब खेती के सभी काम बीत गए थे। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। इसलिए कहता हूँ, तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दत्ता दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे। मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। मैंने पहले ही एक वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ,
जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से मैं घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। घड़ी भर बाद में और उसके घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसने साम देख उसके सामने ही तुझसे कुछ कहूँगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट गया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है। खेत में खेत से आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दत्ता ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं मैं तो मैं हो आता हूँ। अब तब तक तू रोटियां सेक ले। गड़प्पा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत तो उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े पर बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा। कहा जमी ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ। अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ, थोड़ी देर। अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दादाजी राव से पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है। खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है सारे दिन? सरकार सरकार ने दा, सरकार ने ज़्यादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल गया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई ने महुआ छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में परिश्रम नहीं करता है, फसल में भी लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किसी तरह खुद गांव में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किसी तरह छोरे का जीवन भी बलि चढ़ा रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे। कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके यहाँ वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी। पाठशाला से निकलकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें! चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा के दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी। कभी एक बार मेले में पटा भर पैसा लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे देते नहीं हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना 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 पास हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। लेखक कहता है जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना,
अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने लग गया तो क्या हुआ। इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद करा देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। देखते हैं का एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए। दादा ने मन मार कर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चलता था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए। खेतों पर से सीधे पाठशाला पहुंचना। सवेरे आते समय ही पाठशाला का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? हाँ हाँ, खेतों में काम होगा और गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता हूँ ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ। नहीं तुझे। इसका पापा कह रहा है। इसको दादा कहते हैं हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन खेत में तो देख जहाँ भी तू गांव में मिलता वहीं पर तुझे पकड़कर पीट दूंगा। तेरे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना, मुझे मालूम है। बालिस्टर बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। बालिस्टर से मतलब हाँ बैरिस्टर बोलने वाला सारा दादा। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। सर्दी गर्मी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न रखते हुए खेती काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की परीक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं की हाजिरी 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। आ, बाहर अपरिचित अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें पुरानी कॉपियाँ पर उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी फिर भी लट्टे के बने थैले में उन्हें लेकर आ गया था। बस अड्डे पर बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतज़ार में बैठा था। उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पूरी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से जिस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा में सबसे ज़्यादा शरारती चौहान ने लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में मैं पूछा। मैंने मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालू खड़ी की लाल मिट्टी के रंग से मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं भी अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा देखे देखे तुम्हारा गमछा कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में उसकी भीचतानी होगी और फट जाएगा। मन में सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरता हुआ हुश की आवाज़ की। इतने मास्टर आ गए और वो गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरी गमछा टेबल पर ही था। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणवरे मास्टर रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर मैंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर, तू कौन है?
मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इस कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया और मैंने उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चाहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर गए। मास्टर मेरे बारे में और ही पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं भी दीवार की तरफ पीट करके जाकर बैठ गया तो पूरी छुट्टी होने से पहले भी नहीं उठा ही नहीं कि खिलौने के लिए बनाए गए कौवों के बच्चे खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसे ही मेरा हाल हो गया था। मेरी पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह में कैसे निभाव होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेती अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं, क्या मत करेंगे वो मेरी। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। वहाँ अपना कोई वहाँ नहीं था। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर पाठशाला चला गया। माँ ने पीछे पीछे पढ़कर एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठता ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता था तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़कों को की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वैसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरे के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीनों में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यही नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा।
माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टर ने इस पर अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नावा सौंद नावा सौंद लगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद के बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें नई अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, भाभा बोरकर, भारत तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए अनुभव करते मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों के प्राणों की सारी शक्ति लगा कर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले अकेले में खुले गले से अपनी सारी कविता मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता। क्यारियाँ पानी से कब की भर आई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती थी, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलने, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती थी। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहता हूँ उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद ही चाल में गाना शुरू किया। अनंत कारणेकर की कविता, इसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरीते पांडरी गया धरणी वरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसी कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंद लेकर मास्टर कवि थे, इसलिए विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का ही मनुष्य होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेत में कितने ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए
खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के टुकड़ों के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने का धीरज धीरज छूट छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लिखने के लिए क्या करना जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते। मुझे उनके प्रति अपनापन महसूस होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस कविता में मेरी कोही चलती। इन बातों से मैं सौंदल गेकर मास्टर से बहुत नज़दीक आ गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। अनुवाद केशव प्रथम वीर। गाइस, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट में जाकर बताएं क्या मुझे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी एक वीडियो कवर करना चाहिए कि नहीं। इसी के साथ ये आपका सारा चैप्टर ऑडियो बुक के फॉर्म में कवर हो चुका है। होप आप इसे सुनकर अपने पूरे चैप्टर की दोहराई कर सकते हैं।